फिर नेक्स्ट क्वांटम थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, इस तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके कुछ जो भी जैसे हम लोग उसके लिए सब्सेप्टिबिलिटी निकालेंगे क्वांटम थ्योरी यूज करके भी और क्लासिकल थ्योरी यूज करके भी। तो ये डायमेटिज्म, पैरा, फेरो, एंटी फेरो और फेरी, ये सबसे फैमिलियर होंगे आप लोग शायद। कोई भी सब्सटेंस है वो डायमेटिक कब होगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी उसके लिए, कोई बताएगा? हेलो अखिलेश जी, हेलो वॉइस आ रहा है अखिलेश जी? आप वॉइस आ रही है आपकी? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि डाया, पैरा, फेरो जो है, आपको कुछ आइडिया है इनका? हाँ, डाया मैग्नेटिज्म में सर जो इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है और ये जब मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो अपोजिट वो डेवलप होता है इसमें मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, पैरा में उसी डायरेक्शन में होता है, बहुत मामूली सा है। और फेरो में स्ट्रांगली होते हैं, उनकी ससेप्टिबिलिटी परमेबिलिटी बहुत हाई होती ओके, है। पैरामैग्नेटिक जो है क्यूरी लॉ ऑबे करता है, फेरोमैग्नेटिक क्यूरी बीच लॉ को फॉलो करते हैं और डायमैग्नेटिक टेम्परेचर इंडिपेंडेंस होते हैं। और एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिज्म? तो सर अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, देखना पड़ेगा, ठीक है। एंटी फेरो इज जस्ट डायमेटिज, मींस वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो होते हैं तो उनका कंप्लीट कैंसिलेशन होता है, और जो फेरो मैग्नेटिज्म होते हैं वहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, मींस उनका तो बहुत लेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वहाँ फेरी मैग्नेटिज्म में पाई जाएगी, पर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है अनइक्वल होते हैं। डिफरेंस रहता है फेरी, एंटी फेरो, फेरो मैग्नेटिज्म और पैरा, ठीक है। तो हमारे जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि पैरामैग्नेटिज्म क्या है। तो पैरामैग्नेटिज्म के लिए कुछ कंडीशंस, और अब जब भी हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे तो दो टाइप्स के हमें वहाँ पे मोशंस, इलेक्ट्रॉन के टू टाइप्स के मोशंस देखने पड़ेंगे। फर्स्ट होता किस वजह से है, एक फर्स्ट चीज कि मैग्नेटिज्म इज सॉलिड बिकॉज ऑफ द रीजन, फर्स्ट ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वन स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड वन, तो ऑर्बिटल मोशन हो गया उसकी वजह से मैग्नेटिज्म आएगा, स्पिन मोशन हो गया उसकी वजह से मैग्नेटिज्म आएगा, एंड एक टर्म और आता है कि स्पिन्स ऑफ द न्यूक्लियाई, यानी कि पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस है उसका जो न्यूक्लियाई है उसका स्पिन जो होगा उसके रीजंस, वो भी एक रीजन बनेगा कि वो जो सब्सटेंस है वो हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट है, करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। तो जिस तरह की इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रही है तो वहाँ पे क्या होगा, एक लूप तरह बने, मैग्नेटिक फील्ड अराइज होगी। तो उसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे तब भी सेम चीज है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है जो कि प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, या फिर इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है भी वहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। और मेजर जो जैसे हमने थ्री टाइप्स, मतलब थ्री चीज, दो तीन चीजें हैं जिस पर ये डिपेंड कर रहा है कि मैग्नेटिज्म होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट एक है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा है स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड वन है स्पिन्स ऑफ न्यूक्लियाई। बट जो मेजर कंट्रीब्यूशन है कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक है वो आएगा स्पिन से, कि स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, और फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। मोस्टली क्या होता है कि स्पिन ऑफ अनपेयर्ड वैलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स दैट प्रोड्यूसेस परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट। और ठीक है, तो डायमैग्नेटिज्म अगर फर्स्ट हम लोग वन बाय वन बात करें तो डायमैग्नेटिज्म दैट इज ए वेरी वीक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो निगेटिव होती है, और ससेप्टिबिलिटी होता क्या है कि काई इज इक्वल टू m अपॉन h, वेयर
H आपका है स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड B is the magnetic produced per unit per applied magnetic field. So in the diamagnetism, the susceptibility will be negative, and diamagnetic substance they do not contain any permanent magnetic moments. But existence of a small non-zero magnetic moment in these materials is exists due to orbital motion of electrons. स्मॉल नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट है और वो भी किसकी वजह से? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यहाँ पे स्पिन मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता, केवल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इन द केस ऑफ डायमीटर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब डायमैग्नेटिज्म के लिए क्लासिकल थ्योरी भी आई, क्वांटम थ्योरी भी आई। तो हम देखेंगे कि क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में ऐसा हो रहा है कि जो क्लासिकल थ्योरी से जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किए, सेम रिजल्ट हमें क्वांटम थ्योरी से भी मिल रहा है। पर कहीं कहीं पे ऐसा हो रहा है कि क्लासिकल थ्योरी से हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहा है और क्वांटम थ्योरी से हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहा है। तो अभी मैं एक वो शेयर कर रहा हूँ, वो आप लोग देखना। तो ये देखिए शेयर किया है मैंने। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डायमैग्नेटिज्म और लेंजेविन क्लासिकल थ्योरी। लेंजेविन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी दिया। अब सिंपली जिस तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, सपोज दैट एक न्यूक्लियस है जिसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। एक ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो वहां पर अप्लाइड फील्ड होगी रो। मान लीजिए जो ऑर्बिट है उसका रेडियस रो है और ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो उस केस में क्या होगा कि जो जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0 रो स्क्वायर, यहाँ पे जो रेडियस है उसको हमने रो ले लिया है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो उसके इक्वल होगा। फर्स्ट इक्वेशन m ओमेगा नॉट स्क्वायर रो इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4πε0 रो स्क्वायर। सर स्क्रीन शेयर नहीं की क्या? कर तो दिया, शो नहीं हो रहा है नहीं क्या? दिख रहा है सर, नहीं आ रहा है सर। पीएचडी किया तो है। अरे ग्रुप में फोटो डाला है सर ने। ग्रुप में फोटो डाला है। मिल गया? यस सर। अखिलेश जी,
ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन किस तरह से कि सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट विद सम फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, नाउ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू ए करंट। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वो जस्ट इस तरह है कि जैसे कोई करंट मूव कर रही है। दिस चेंज इज करंट बाय द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, and if omega naught is the frequency of revolution of electron, then rho is the radius of the orbit, then we have m omega square rho is equal to z square upon 4 pi epsilon naught rho square। ये वैसे ही है जैसे कि कोई भी जब ऑर्बिट के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पर एक वो काम करेगा ना आपका सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स एक इक्विवेलेंट होगा वहां पे जो दूसरा फोर्स लग रहा है। एक जेडी क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। एम ओमेगा नॉट स्क्वायर रो इक्वल टू जेडी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये आ जाएगी ओमेगा नॉट इक्वल टू इस वन जो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ रही है। अब अगर वहाँ पे एक मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो काम कर ही रहा है, तो लॉरेंट फोर्स आएगा। तो लॉरेंट फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो लॉरेंट फोर्स आता है, तो लॉरेंट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू ई बी क्रॉस बी। ये अगर माने कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर द ऑर्बिट है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज एफ इक्वल टू ई रो ओमेगा बी। एक फोर्स ये आ गया हमारा, यहाँ से जो लॉरेंट फोर्स है कैलकुलेट होके आया। दूसरा, इफ द omega is the frequency of electron in the presence of field, then the force equation is f omega square rho, ये mv square r जिस तरह से आता है सेंट्रीपिटल फोर्स उसी तरह, और जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो फोर्स आया और ये फोर्स, ये इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है जो लॉरेंट फोर्स है, तो इसीलिए ये नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी बन गई m omega square rho is equal to हाँ, तो नेक्स्ट पेज अभी शेयर किया है मैंने। तो ये लॉरेंट फोर्स की वैल्यू आ रही थी ई रो ओमेगा बी, और ये लॉरेंट फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स अब जो फोर्स हो जाएगी, जो इक्वेशन हो जाएगी वो एम ओमेगा स्क्वायर रो इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो स्क्वायर माइनस ई रो ओमेगा बी, जस्ट इसके इक्वल होगा। तो एम ओमेगा स्क्वायर रो, और ये पूरी वैल्यू जो है जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हमने ले लिया है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ई रो ओमेगा बी। यार माइनस साइन किस वजह से है कि लॉरेंट फोर्स रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पे इसके साथ में हमने एक इक्वेशन बना ली जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ओमेगा स्क्वायर प्लस ई बी अपॉन एम ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। तो सॉल्व करने पे हमें ओमेगा इक्वल टू ये आ गया हाफ माइनस ई बी अपॉन एम प्लस माइनस अंडर रूट ई बी अपॉन एम का होल स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ई बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर माइनस ई बी बाई 2m ये आ गया। ये कंसीडर कर लेते हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो ई बी अपॉन 2m, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी, वैसे एफ इक्वल टू ई बी अपॉन 2m इस फ्रीक्वेंसी से अगर वेरी लेस देन है तो हमें क्या मिलेगा कि ई बी अपॉन 2m वेरी लेस देन ओमेगा नॉट, तो दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई बी अपॉन 2m का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो होल स्क्वायर है वो टर्म तो और छोटा होगा, तो इसीलिए उसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने। तो ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा नॉट माइनस ई बी अपॉन 2m आ गया। ई बी अपॉन 2m,
that means the frequency of revolution of electron changes by factor EB upon 2m. तो जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन जो चेंज हो रहा है वो ये फैक्टर इफेक्ट कर रहा है उसमें, EB by 2m in the presence of magnetic induction. Magnetic induction के प्रेजेंस में the frequency of revolution changes by a factor of EB by 2m. So that and the plus minus sign signifies that, और ये प्लस माइनस साइन जो आ रहा है यानी कि ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा नॉट, प्लस माइनस साइन किस वजह से आ रहा है कि विद द ऑर्बिटल मूवमेंट्स पैरेलल टू द फील्ड आर स्लो डाउन वेयर एज दोज विद मूवमेंट्स एंटी पैरेलल टू द फील्ड आर स्पीडेड अप. दिस इज ये जो प्लस माइनस का साइन आ रहा है ये लॉर्मोर थ्योरम से आ रहा है. लॉर्मोर थ्योरम लोग पढ़ते थे ना. दैट मीन्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस एन एडिशनल करंट. जितना चेंज हो रहा है तो I is equal to charge into revolutions per unit time. पर यूनिट टाइम में जितना रिवोल्यूशंस हो रहा है दैट विल बी द करंट. तो चार्ज इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, और रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, अभी हमने रिवोल्यूशंस निकाला कि रिवोल्यूशंस कितना आ रहा है उसमें चेंज हो रहा है ई बी बाई 2m. तो पर यूनिट टाइम 1/2 पाई ई बी बाई 2m आ गया, यानी कि करंट आ गई माइनस ई स्क्वायर बी अपॉन 4m. यहाँ से नेक्स्ट पेज अपलोड शेयर किया है मैंने, वो देखना. तो आई करंट के आ गई माइनस ई स्क्वायर बी अपॉन 4 पाई एम. ये तो करंट आ गया. अब मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट लूप ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ लूप. यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है माइनस ई स्क्वायर बी अपॉन 4m रो स्क्वायर. मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा निगेटिव आ रहा है, उसका मतलब क्या है, निगेटिव साइन किस लिए आ रहा है क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि डायमैग्नेटिक में होता है कि उसका अपोज करता है, तो जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट उस डायरेक्शन के अपोजिट होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी है, म्यू ए इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर बी अपॉन 4m रो स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे प्रोजेक्शन पढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो कह रहा है कि v इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट रिप्रेजेंट्स द प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस इफ द एटम कंटेन्स जेड इलेक्ट्रॉन्स विद देयर ऑर्बिट्स. मीन्स जो भी एटम है हमारा सब्सटेंस है, इफ दैट हैव जेड इलेक्ट्रॉन्स विद देयर ऑर्बिट्स देन अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा. तो पहले एक के लिए था माइनस ई स्क्वायर बी अपॉन 4m रो स्क्वायर. अब हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे जो जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हो जाएगा माइनस जेड ई स्क्वायर बी अपॉन 4m और रो स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे हम, क्योंकि अब बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए. पहले एक इलेक्ट्रॉन्स था तो रो स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे उसकी, तो रो स्क्वायर आ गया. ठीक है, तो अब क्योंकि फील्ड लगाई जा रही है तो दैट विल बी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी. तो इफ द फील्ड पॉइंट्स अलोंग जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स कि जेड इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे एक्स वाई प्लेन एग्जिस्ट करेगा. तो रो है जो रेडियस है वो केवल डिपेंड करेगी एक एक्स और वाई पे. तो रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मीन स्क्वायर डिस्टेंस निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. और ये कंसीडर करें अगर कि वो जो सब्सटेंस है दैट इज सिमेट्रिक है और वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है,
तो हर डायरेक्शन में जितनी भी एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन है, तो तीनों डायरेक्शंस की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होंगी दैट विल बी द सेम। तो तभी ये है एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन इक्वल टू वाई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन इक्वल टू जेड स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन इक्वल टू जेड स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। अब ये यहाँ आ रहा है रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे इसको वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रख के हम देखेंगे कि हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 रो स्क्वायर, कि 1 + 1/2, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2 रो स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हमने उठा के फिर से जो हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था वहां पे पुट कर दिया। तो जब वहां पे पुट किया हमने तो ये हो गया आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन और ये म्यू ए की वैल्यू आ गई। तो काई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस काई सब्स्टिट्यूबिलिटी होती है इक्वल टू m/h। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी n म्यू नॉट ZE²/6m आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। तो हम जब हमने ये काई डाया इक्वल टू हमारा जो आया -n म्यू नॉट ZE²/6m आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे भी टेम्परेचर नहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स in the case of diamagnetism the susceptibility will be independent of temperature। और यही क्लासिकल रेंजविन रिजल्ट्स है in the case of diamagnetic substance। तो ये क्लासिकली हमने पूरा किया, क्वांटम हमने कुछ भी यूज नहीं किया इसमें, हमारा ये रिजल्ट आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जब हम क्वांटम थ्योरी इंक्लूड कर देते हैं तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो जब क्वांटम थ्योरी इंक्लूड करेंगे, ये तो क्लासिकली हो गया कि ठीक है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, फिर वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, कूलॉम्स लॉ होगा, ये सारे लॉ काम करेंगे। अब क्या है कि अब हम जब हम क्वांटम की बात करेंगे तो हम हैमिल्टोनियन देखेंगे, हैमिल्टोनियन क्या आ रहा है, कहीं वहाँ पे परटर्बेशन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें देख के फिर सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग देख लो इसको, अभी कुछ कोई स्टेप में नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। हेलो अखिलेश जी ठीक है सर। हेलो। पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ, ये सर जी क्वेश्चन 8 के बाद जो ये क्वेश्चन आपने निकाले, स्फेरिकल सिमेट्रिकल चेंज डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव r = 3/2 रो स्क्वायर, इसको सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर। अच्छा देखिए, यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है। और अगर ये जेड एक्सिस में है तो रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये वाला इसकी, और ये तीनों इक्वेशन भी इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो ये पूरा 1 हो जाएगा।
1 ठीक है। और प्लस 1/2 3/2 आ गया। ठीक है। वो सर 2/3 आना चाहिए। नहीं तो 2/3 रो स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना, आर स्क्वायर की हाँ, वैल्यू तो ये आएगी। रो स्क्वायर जो आर स्क्वायर की रो के टर्म में 2/3, अच्छा रो स्क्वायर 2/3, तो आर स्क्वायर की उधर इक्वल चली जाएगी, 3/2 आ गया, तो 3/2 आ गया। 3/2 आ जाएगी। यस। हम्म। जब स्फीयर की सिमेट्री हाँ होगी तो आर टू एक्सपेक्टेशन स्क्वायर बाय स्क्वायर ये सब बराबर होगी तीनों। हाँ हाँ हाँ। हेलो, स्फेरिकल केस में तो ऐसा ही होगा ना, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस धीरे। हेलो, हाँ 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 हेलो हाँ हेलो हाँ बोलिए। हाँ हेलो आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज आ रही सर। हेलो क्लियर हो गया ये टर्म? हाँ ठीक है सर। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो सर इसको एक बार आप जरा थोड़ा सा और वेरीफाई कर देते तो ज़्यादा क्लियर होता। एक्चुअली क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये थोड़ा सा देखिए उसको इस तरह लिखिए, रो स्क्वायर इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर, ऐसा लिखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। रो स्क्वायर इक्वल टू 2/3 आर स्क्वायर। आया समझ में? वैल्यू रख के देखिए, अब आ जाएगा। सर ये आर स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन वैल्यू जेड स्क्वायर, इसके बाद सर देखिए आप ऐसा कीजिए, आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन प्लस वाई स्क्वायर एक्सपेक्टेशन प्लस जेड स्क्वायर एक्सपेक्टेशन, ठीक है।
तो अब आर स्क्वायर इक्वल टू हमें ये वैल्यू गिवन है कि एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू दी है रो स्क्वायर। यस सर, रो ठीक रख है, देंगे, प्लस रो की वैल्यू पुट कर दी रो यहाँ रख पर। देंगे और प्लस जेड स्क्वायर रख दिया। अब जेड स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आप उसके टर्म में निकालिए। जैसे कि देखिए हमारा दिया है रो स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद ये भी दिया है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो दैट मींस ये सर इसको ऐसे निकालना है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बोलिए। इसको ऐसे निकालना है सर। हाँ क्या नहीं, हेलो हाँ बोलिए बोलिए। सर, इसको ऐसे निकालना है, फॉर स्पेसिफिक एटम के लिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू होती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर। तो जब जेड बराबर एक्स वाई तीनों बराबर रख देंगे तो आर स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू होगी 3 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, या इक्वल टू होगी 3 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, और होगी 3 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू रो में रख देंगे, तो वहां से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ रो स्क्वायर तो सर क्लियर हो गया, ठीक है, वो वैल्यू आ जाएगी वो जो एक्चुअली क्या है ना, हाँ ठीक है सर, क्लियर हो गया सर, ठीक है ठीक है। आर स्क्वायर से ये स्टेप एक थोड़ी मिसिंग है। अगर इसमें एक ये इंट्रोड्यूस और कर दी जाए कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर, तो फिर ये निकल आएगा आसानी। ठीक है सर, वो बता दिया ना, पहले लिखा नहीं लेकिन सर ने बोल दिया, बोला था मैंने कि स्फेरिकल के केस तीनों होगा। ठीक सर, तो आ जाएगा ये। क्लियर है सर, हो गया, निकल गए। ठीक है। तो अब ये तो हमने क्लासिकली निकाल लिया कि n म्यू नॉट जेड स्क्वायर अपॉन 6m और r स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। अब इसी को हम लोग उससे करेंगे, क्वांटम थ्योरी से देखते हैं कि क्वांटम थ्योरी से क्या आ रहा है। हाँ देखिए क्वांटम थ्योरी ये शेयर कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्वांटम थ्योरी है तो कोई भी सिस्टम है, तो क्वांटम थ्योरी के लिए तो ये होता है ना कि पहले जो भी सिस्टम है अगर हमें उसका हैमिल्टोनियन पता है तो हैमिल्टोनियन से हम उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ इस केस में ये इन्होंने एज्यूम कर लिया है कि हैमिल्टोनियन एच ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू एच प्लस एस डैश, मीन्स कि वहाँ पे एक परटर्बेशन पार्ट भी आ जाता है। तो और पहले परटर्बेशन पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, वेयर द टर्म एच डैश में बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल परटर्बेशन, ठीक है। हेलो, कह रहे हैं क्या? कुछ नहीं सर, आवाज डिस्टर्ब हुई। नहीं सर, पढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए नेटवर्क। अच्छा हाँ, तो इसके केस में जो है परटर्बेशन हैमिल्टोनियन एस डैश की वैल्यू माइनस ई एच क्रॉस अपॉन 2m डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल प्लस ई स्क्वायर टू एम। एक सिस्टम मान लिया हमने इसको, और उसी सिस्टम में हम लोगों ने हैमिल्टोनियन से कैलकुलेट कर लिया। मतलब ये जो माइनस आई ई एच क्रॉस अपॉन 2m ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, और नेक्स्ट अपना ई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है, ठीक है। अब ये भी हमें पता है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के केस में B इक्वल टू डेल क्रॉस ए होता है, और इफ द मैग्नेटिक इंडक्शन इज यूनिफॉर्म तो वेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू A इक्वल टू हाफ B क्रॉस एक्स, या अगर y डायरेक्शन में है तो हाफ B क्रॉस जेड, इस तरह से होती है ना। तो यहाँ से हमने अब पोजीशन वेक्टर जो R है उसकी वैल्यू रखी R इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और B को भी उसके कंपोनेंट में एक्स वाई जेड के कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। तो B इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड जे। तो ये एक डिटर्मिनेंट बनेगी वहां पे, तो डिटर्मिनेंट बन के और फिर आई जे के रख के कर्ल उसका सॉल्व कर लिया, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आप लोग ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे कि बी वाई जेड माइनस बी जेड वाई, ठीक है। अब ये तो क्लियर है ना, ये डिटर्मिनेंट वाला जो भी है? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है ये।
उसके बाद फिर हम लोग अगर ये जैसे कि पहले भी हमने किया कि जेड डायरेक्शन में अगर है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग द जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में है तो इट मींस कि बी एक्स बी वाई 0 और बी जेड इक्वल टू बी, ये वैल्यू एडजस्ट करेगी इस केस में। अब यहाँ से जो वेक्टर पोटेंशियल है उनकी सबकी वैल्यू निकाल ली, ए एक्स इक्वल टू माइनस वैल्यू पुट कर दी और फिर वैल्यू निकाली, तो ए एक्स इक्वल टू जो हम ए एक्स इक्वल टू माइनस हाफ वाई भी आ गया, ए वाई ए जेड, मतलब अलग अलग कंपोनेंट में हम इसको रखेंगे, पहले ए एक्स की वैल्यू, फिर ए वाई की वैल्यू, फिर ए जेड की वैल्यू, और ये सारी वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो हमें ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों अलग अलग फॉर्म में मिल जाएगा उसके। उसके बाद फिर हमें डेल डॉट ए निकालेंगे, तो डेल डॉट ए इक्वल टू, ये तो आपको पता है कि डाइवर्जेंस होता है ये, तो डेबर ए एक्स अपॉन डेबर एक्स इक्वल टू 0। और जो ये जो हैमिल्टोनियन आया था इसका, इसी में जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारा हमको निकाल रहे हैं। तो पहले हमें डेल डॉट के जो इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ पे हमें डेल डॉट ए चाहिए, हमें ए डॉट डेल चाहिए, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई और डेल हमें पता ही है, अगर वो डॉट में हो तो डाइवर्जेंस बन जाएगा, अगर वो डेल मतलब क्रॉस में होगा तो वो कर्ल की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ से हमने डेल डॉट ए और ए डॉट डेल दोनों निकाल लिया, तो इसकी भी वैल्यू पुट कर दी, तो जब वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया तो हमारा ए डॉट डेल आ गया। अब ए डॉट डेल और डेल डॉट ए सबको उठा के हमने जब पुट करेंगे, हैमिल्टोनियन इक्वेशन से हैमिल्टोनियन इक्वेशन आ जाएगी आपकी। पुट कर लेंगे। अच्छा आप पुट कर रहे हैं, रखिए फिर, ठीक है, एक्सरसाइज कर लीजिए थोड़ा सा। क्या रिजल्ट आ रहा है? तो ये मेरे पास दिया है एच डैश इक्वल टू आई ई एच कट अपॉन 2b और डी ब्रैकेट में एक्स डेवर अपॉन डेवर वाई माइनस वाई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस ई स्क्वायर अपॉन 2m इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू भी जो आ रही है वो रख दीजिए।
सर ए की वैल्यू आ रही 1/4 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला भी मैं इसका फाइनल वाला शेयर कर दे रहा हूँ। तो इस ये वाला जब सॉल्व किया यहाँ पे और आगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर लगाएंगे, फिर वहां पे डेल की वैल्यू रख के, और ये इस मतलब समझ में आ जाएगा पूरा कि किस तरह से हुआ है। तो ये जब क्वांटम थ्योरी से भी सॉल्व किया तो इसमें भी क्या है कि जो सस्टेबिलिटी की वैल्यू आई वो सेम वैल्यू आई, यानी कि जो उसमें वैल्यू आ रही थी -n/0 z² मतलब क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी से इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। और डिफरेंस तो ये कह सकते हैं कि जो ये क्वांटम थ्योरी और एक लैंजिविन क्लासिकल थ्योरी यूज की और दूसरा क्वांटम थ्योरी यूज किया, और फिर इन्होंने एक पर्टिकुलर केस लिया, उसके लिए भी हीलियम लिया, हीलियम के लिए शो किया। तो डायमेट्रिक्स मतलब वेरी वीक, बहुत वीक इफेक्ट है, तो इस वीक इफेक्ट है और इसकी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो फिर ये हुआ कि चलो आगे देखते हैं कि पैरामेट्रिक्स और फेरोमैग्नेटिज्म में क्वांटम थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी से क्या आ रहा है। तो अब ये तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है, तो दोनों में है इंडिपेंडेंस। क्लासिकल में भी इंडिपेंडेंट आ रहा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और क्वांटम में भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो एक चीज तो यहाँ से ये क्लियर हुई कि जो आपका डायमेटिक्स है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही होगा, और जो वो एज्यूम करके चले थे कि हाँ डायमेटिक सब्सटेंस में ये होगा वो करेक्ट है, अब कोई इसमें इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारा है पैरामैग्नेटिज्म। ये वाला ठीक है, यहाँ से छोड़ देना, यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अब ये देख लोगे आप लोग। धीरेन जी? हाँ सर ठीक है सर। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा पैरामेट्रिक डिस्कस करते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म जो है, पैरामैग्नेटिज्म अकर्स इन दोज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। पैरामैग्नेटिज्म जो है वो एटम्स में भी पाया जा सकता है, आयंस में भी पाया जा सकता है, मॉलिक्यूल्स में पाया जा सकता है, बट विच हैव परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट्स। जहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए, तो हमारा वहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म होगा। और पैरामैग्नेटिज्म के एक और है कि सपोज दैट हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, लगाने के तक तो पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, जब उसको हटा लेंगे यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया उसके बाद भी वो शो करेगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म जो सब्सटेंस होते हैं उनमें थोड़ा सा स्मॉल सब्सिडिबिलिटी होती है, मीन्स थोड़ा थोड़ा वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स दे हैव स्मॉल पॉजिटिव एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट सस्टेबिलिटी। स्मॉल है, पॉजिटिव है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इस बार टेम्परेचर पे इफेक्ट होगा, डायमेटिक के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। और ये पैरामीटर्स का पाया कहाँ कहाँ पे जाता है, कौन कौन से सब्सटेंस है जिन्हें पाया जाएगा, तो मेटल्स में पाया जाता है पैरामीटरिज्म, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पॉसेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक कंडीशन ये भी है ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि फ्री सोडियम एटम्स है, गैसियस नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें पाए जा रहे हैं वो सारे में पैरामीटरिज्म होगा। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है। अर्थ एंड एक्टिनाइड एलिमेंट्स जो है हमारे वो पैरामैग्नेटिक हैं। आयंस ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जितने भी हैं, जैसे कि मैग्नीज हो गया, मैग्नीज के डिफरेंट डिफरेंट आयंस हैं वो सारे पैरामैग्नेटिक हैं। तो ये पैरामैग्नेटिज्म के एग्जांपल हो गए। और डायमेटिक्स का एग्जांपल कौन सा है ये आप लोग बताइए जरा, किसी को पता है डायमेटिक्स कौन सा एग्जांपल होगा? बिस्मथ है अल्कली अर्थ्स में, ऑर्गेनिक मटेरियल। और कोई जो बहुत नोन है, जो चीज बहुत नोन है, या इसकी डायमेटिक की बात कर रहे हैं आप?
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जांपल सर बता रहे थे आपको, हाँ अरे डायमैग्नेटिक के सबसे अल्कली बड़ा अर्थ मेटल्स है। हाँ, सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका उसका वो है सुपर कंडक्टर। हाँ सुपर कंडक्टर भी होता है, जब मैजनर इफेक्ट शो करता है सर, वो सुपर डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है, जो मैजनर इफेक्ट होता है इसमें से। उसमें भी सटोरिटी -1 आती है, माइनस बनाती है सटोरिटी। उसकी वजह से वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, फिर यहाँ से नेक्स्ट क्लास करते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पैरामेग्नेटिज्म की क्लासिकल थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, और जो फेरोमैग्नेटिक्स के लिए आती है उसको कहते हैं वीज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, वो डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हिस्टेरेसिस कर्व हो गया, और वो वहाँ पे वीज थ्योरी क्या बताती है कि एक्सचेंज इंटरेक्शंस होते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के, वीज मोलिकुलर फील्ड है स्पेशली, वहीं से डिफाइन होता है कि क्यों जो फेरोमैग्नेटिक्स प्रॉपर्टी हैं, मतलब वो उनमें परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेटिक क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो मेनली वीस ने ही उसका पूरा एक्सप्लेन किया था, उन्होंने मोलिकुलर फील्ड की एक थ्योरी दी थी, फिर उन्होंने हिस्टेरेसिस कर्व भी एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से वहाँ पे हिस्टेरेसिस कर्व होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। कुछ डाउट है? हेलो।